और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाती है। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा, कल मैंने बताया था, बाहर निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर करती है। तो पॉजिटिव से बाहर निकली, नेगेटिव में एंटर कर देंगे। तो ऐसे ही पॉजिटिव से फिर देखो बाहर निकली, कि मैंने कल बता दिया था, पॉजिटिव से बाहर निकली और नेगेटिव में एंटर कर गई लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से बाहर निकल के नेगेटिव में एंटर कर रही है, तो मीडियम इसको अलाउ कर रहा है ना, मीडियम ही तो अलाउ कर रहा है। जरूरी थोड़ी है कि हर मीडियम अलाउ कर दे, ये जरूरी नहीं है कि हर मीडियम इसे अलाउ करे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई, मान लेते हैं हमने कोई यहाँ पर लकड़ी की वुडन वुडन बोर्ड रख दिया दोनों चार्ज के बीच में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से इधर जाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि वुडन बोर्ड इसको अलाउ नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हर हर मीडियम अलाउ नहीं करता। कुछ मीडियम ही ऐसे, सीधे वाले कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अलाउ करते हैं। ऐसे मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ये मैंने कल बता दिया। डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है जिनमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर पास हो जाए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाए, जैसे एयर, वाटर, पेपर, ये सब। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? वो मीडियम है जिनमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाती है। क्योंकि देखो, लाइन ऑफ फोर्स, चार्ज जो होता है, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, ठीक उसी तरीके से चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। अब हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है अट्रैक्ट? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से, कल मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा बाहर निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा बाहर निकलती हैं, है ना, हमेशा बाहर निकलती हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, और नेगेटिव चार्ज में अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर करती है, ये एंटर कर रही है। ये हमने बताया था कल। तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव रखा है, एक नेगेटिव रखा है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकली और नेगेटिव में एंटर कर गई। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि लाइन ऑफ फोर्स टकरा रही हो। टकराती कब? जब दोनों से बाहर निकलती, इससे भी बाहर निकलती, इससे भी बाहर निकलती, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है लाइन ऑफ फोर्स। जब लाइन ऑफ फोर्स सपोर्ट करने लगती हैं, फेवर करती हैं, तो वहां अट्रैक्शन होता है। लेकिन फिर वो बात आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स को अलाउ कौन कर रहा है? मीडियम। भाई दो चार्ज रखे हैं तो दोनों चार्ज के बीच में मीडियम ही तो है।
दैट में भी एयर, दैट में भी वाटर, मीडियम अलाउ कर रहा है। तो ऐसे मीडियम जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास होने दें, ऐसे मीडियम जिनमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाएं, उनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इंसुलेटिंग मीडियम, मैंने बताया था इंसुलेटिंग होना जरूरी है। कंडक्टर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर कंडक्टर हो गया मीडियम, अगर मीडियम कंडक्टर हो गया तो कंडक्टर में से तो चार्ज ही पास हो जाएगा, फिर चार्ज रेस्ट पे कहाँ रहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि चार्ज शुड बी एट रेस्ट। अगर आपने दोनों के बीच में कंडक्टर लगा दिया, कंडक्टिंग मीडियम कोई, जैसे आयरन रॉड, तो चार्ज ही, कंडक्टर में से तो चार्ज फ्लो कर जाता है, तो क्या होगा? चार्ज ही फ्लो कर जाएगा, पता लगा। और जब चार्ज फ्लो कर गया, चार्ज फ्लो कर गया तो चार्ज रेस्ट पे रह ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही खत्म हो गई। इसलिए कंडक्टिंग मीडियम नहीं होने चाहिए, इंसुलेटिंग मीडियम। लेकिन इस मीडियम को अलाउ कौन कर रहा है? इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अलाउ कौन कर रहा है? मीडियम। ऐसे इंसुलेटिंग मीडियम डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। तो एक तो डाइलेक्ट्रिक वर्ड आया, और हर डाइलेक्ट्रिक की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको कहते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर डाइलेक्ट्रिक की एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज के। जैसे डेंसिटी होती है ना, हर एक की डेंसिटी अलग होती है भाई। आप जैसे पानी की डेंसिटी अलग है, मिल्क की डेंसिटी अलग है, हनी की डेंसिटी अलग है। ठीक इसी तरीके से हर मीडियम का, हर डाइलेक्ट्रिक का एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और मैंने बताया था एयर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है मिनिमम, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का होता है, मिनिमम होता है K इक्वल टू 1। और मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है सबसे ज्यादा। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? हर डाइलेक्ट्रिक की एक मिनिमम, एक फिक्स वैल्यू है। और डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? वो इंसुलेटिंग मीडियम, वो इंसुलेटिंग मीडियम which allow electric line of force to pass through it, जिनमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाए, उनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए के की वैल्यू 1 होती है सबसे कम। मेटल, मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट। अब इसमें एक वर्ड आएगा परमिटिविटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी सर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे ना भाई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों से बाहर निकली, तो अब ये क्या होगा? ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा? ये ऐसे चली जाएंगी। रिपेल करने की वजह से जैसे ऐसे करीब आएंगे, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा, जैसे ऐसे करीब आएंगे, और इतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा कि ये बस सीधे उछल जाएगा। तो लेकिन फिर वही बात आ रही है, इसको अलाउ कौन कर रहा है? इसको अलाउ तो मीडियम कर रहा है। उस मीडियम को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब एक टर्म इसमें आएगी परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब परमिट से है, और परमिट तो आप जानते हो, परमिट का मतलब अलाउ। परमिटिविटी का सिंबल ये होता है बच्चों, ये दिस इज द सिंबल ऑफ परमिटिविटी, एप्सिलॉन।
इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एफ साइलेंट। ये प्रोनाउंसिएशन है, तो प्रोनाउंस करेंगे आप एफ साइलेंट। एफ साइलेंट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी हमारी एफ साइलेंट होती है। और अगर हम इसके आगे जीरो लगा दें, एफ साइलेंट नॉट। नॉट का मतलब, फिजिक्स में नॉट का मतलब कि एयर के लिए, ये बन जाएगी परमिटिविटी ऑफ एयर। तो अब परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी का मतलब परमिट करने से है, अलाउ करने से है। अब ये इलेक्ट्रिक मीडियम जो है, डाइलेक्ट्रिक जो है, वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास होने देगा। तो हर मीडियम कोई जरूरी थोड़ी है कि सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाए। हो सकता है कुछ मीडियम ऐसे होंगे जिनमें से 100% इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाएंगे। कुछ मीडियम ऐसे होंगे जिसमें से 80% इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी। कुछ मीडियम ऐसे हो सकते हैं जिनमें से केवल 50% पास हो। तो इसका मतलब कुछ मीडियम तो 80% को परमिट कर रहे हैं। परमिट का मतलब अलाउ करना, कि कौन सा मीडियम कितने परसेंट अलाउ कर रहा है, दैट इज परमिटिविटी। तो परमिटिविटी जो है उसका मतलब है कि हर मीडियम जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, वो जरूरी नहीं है कि 100% पास होने दे। इट मे बी 100%, इट मे पास 80%, अलाउ टू पास 80%, इट मे अलाउ टू पास 60%। तो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो परमिटिविटी मीडियम की अगर है तो एस साइलेंट लिखते हैं, और अगर बच्चों एयर की है तो एस साइलेंट नॉट लिखते हैं। अब इसमें आता है आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हाँ भाई, देखिए देखिए अब कूलम्स लॉ क्या होता है। जैसे आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है, कि अगर ग्रेविटेशन लॉ में क्या था, दो मास पार्टिकल थे। कूलम्स लॉ में दो चार्ज पार्टिकल है। अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं एट ए सेपरेशन आर, तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन में कि जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। चार्ज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों यही तो पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ग्रेविटेशन लॉ में, m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। मगर कूलम्स लॉ में क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। कूलम्स लॉ कहता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ऑफ कोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वो दूसरा लॉ तो वही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं
कि ये तो हो गई आर, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, एंड दिस इज फोर्स। तो आर के बढ़ने पर फोर्स कम हो रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम होगा, और स्क्वायर होने का मतलब है तेजी से कम होगा, यानी डिस्टेंस के बढ़ने पर फोर्स तेजी से कम होता है। ऐसा ग्राफ आ गया इसका, देख रहे हैं आप? डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स जो है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा तो फोर्स तेजी से कम होगा, एज सून एज आर इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज रैपिडली। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, Q1 Q2 की प्रोडक्ट, और आर स्क्वायर नीचे आ गया, राइट। दोनों को हमने मिला दिया, कंबाइन कर दिया, और आपको पता है इसकी जगह पे कांस्टेंट आता है हमेशा, ग्रेविटेशन में वो कांस्टेंट आता था कैपिटल जी, 6.67 10 की पावर -11। यहां पर कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई, पाई वही है 3.14 वाला, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर। बाकी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो आएगा जाएगा। अब देखो मैंने मॉड का साइन नहीं लिखा मैं बार बार, अब ये न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखने की बात है कि मॉड है ये जो चार्ज है Q1 Q2 क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अगर माइनस में भी है चार्ज तो प्लस में ही लेंगे, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए कि चार्ज का ये मैग्नीट्यूड है। दिस इज कूलम्स लॉ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट आ गया, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है। इट इज अ कांस्टेंट, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। कैसे आई यूनिट, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, यहां से जरा देखना, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। हाँ भाई, यहां से जरा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं अगर, तो वो क्या आएगी, एफ इंटू ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। अब जरा यूनिट बताना, फोर्स की हो गई न्यूटन, आर स्क्वायर की हो गई मीटर स्क्वायर, और चार्ज कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। बताइए कैसे आई ये यूनिट, ठीक है भाई। तो दिस इज हाउ टू मेक इट्स यूनिट, आपको पता है 11वीं में पढ़ी है। ये तो तब था जब दोनों चार्ज के बीच में एयर भरी हुई थी। कहीं कहीं पे हम इस पूरे को के लिख देते हैं कांस्टेंट, कहीं कहीं पे हम इसको पूरे को ना, इस पूरे को, अब जैसे कहीं पे हमें न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम उसको के लिख सकते हैं, मतलब तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वही नई चीज आ गई है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए अगर दोनों चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हो,
if a dielectric of dielectric constant K, अगर डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इज फिल्ड इन बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक बना, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो है ये, इसके संग में के और लग जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक भरा है तो डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के वो और आ जाएगा, बाकी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, दिस इज द फॉर्म। एयर के लिए, एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, जरा रखना है यहाँ पर। एयर के लिए क्या आ जाएगा फॉर एयर, अभी हमने कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के तो 1 हो गया, अभी हमने वैसे भी करा था एयर के लिए तो, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज filled in between charges, and this is when air is filled in between charges। अब जरा हम देखें F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमें पता है दिस इज यूज्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो ये यूज होगा। तो अगर हम इसमें से के को बाहर निकाल लें, 1/k इज टेकन आउट, क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों ये पूरी वैल्यू किसकी थी इक्वेशन नंबर 1 से, दिस इज F0 एयर के लिए, ये आपकी जो वैल्यू थी ये कब क्या आ रही थी ये, जब एयर भरी हुई हो, यानी कि 1/k, दिस इज फॉर, ये कब थी जब एयर भरी होगी, F0, ठीक है भाई। तो बताइए समझ में आ गया यहाँ तक, यानी कि F क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो F0 अपॉन के, यानी मीडियम में अगर हम फोर्स निकालें तो बच्चों एयर, एयर में जो फोर्स है उसका 1/k टाइम होगा। ये फोर्स, ये वाला फोर्स काय पे था, के आ रहा है ना, ये तो मीडियम में था, मीडियम में जो फोर्स है फॉर मीडियम, फॉर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के लिए ये आ रहा था फोर्स, के हमने बाहर रख लिया, क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस एंटायर टर्म इज इक्वल टू, दिस इज फॉर एयर, फोर्स इन एयर। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम में फोर्स, डाइलेक्ट्रिक रखने पर फोर्स एयर के कंपेयर में 1/k हो जाता है। तो बढ़ा या कम हुआ फोर्स, फोर्स की वैल्यू बढ़ी या कम हुई डाइलेक्ट्रिक रखने पे, on inserting dielectric, value of force, हाँ मैं बता रहा जरा,
बढ़ी या कम हुई? सर डिक्रीज हो गई। कम हो गई। जैसे डिवाइड हो रहा है ना, वैल्यू ऑफ फोर्स डिक्रीजेस। फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक के रखने पर। जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा 1/k टाइम। अब मैं आपसे कहूं कि अब अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे हमने आपसे कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is 20 Newton. What will be the force if a metallic sheet is inserted in between charges? चार्जेस के बीच में हमने एक मेटेलिक शीट इंसर्ट कर दी। तो अब सिंपल सी बात है कि पहले एयर थी तब तो फोर्स था 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स कब था? जब दोनों के बीच में एयर भरी हुई थी। और जब डायलेक्ट बाद में कितना हो जाएगा F0/K। और मेटल है, मेटल के लिए K कितना होता है? इनफाइनाइट, यानी कि 20/इनफाइनाइट दैट इज 0। नो फोर्स है। भाई क्योंकि मेटल जो है, मैंने बताया मेटेलिक कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जब आप K इनफाइनाइट रखोगे तो नीचे इनफाइनाइट आगे 0, यानी कि फोर्स नहीं लगेगा। अगर मेटेलिक कंडक्टर रख दोगे तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस टू 0। अब हमने कहा, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए। इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 touches to each other, अगर दो चार्ज हम टच करा दे एक दूसरे से तो क्या होगा? देन चार्ज जो है क्या होगा? ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन टू अदर। एंड बोथ, और कब तक होगा? जब तक दोनों बोथ एक्वायर्स Q1 + Q2/2 इतना चार्ज आ जाए। जब तक अगर दो चार्ज बॉडी है Q1 Q2, उनको हम क्या करें? एक दूसरे से टच करा दें। तो टच कराने से क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर होता है। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों पे एवरेज या मीन ना आ जाए Q1 + Q2। जैसे मैं आपसे कहूं टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम are placed 10 centimeter apart. They touches to each other and then placed at the same distance.
गिव नेचर ऑफ फोर्स एंड डिफरेंस इन फोर्स। फोर्स की नेचर में और डिफरेंस बताओ फोर्स में क्या है। तो देखो पहली बात तो जिस समय -2 -4 के ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो पहले तो फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव थी। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा चार्ज है Q2 -4 माइक्रोकूलम। दिस इज Q2। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। फोर्स आ जाएगा टच कराने से पहले, ठीक है ना, बिफोर दे टच। बिफोर दे टचेज टू ईच अदर, एक दूसरे टच करने से पहले फोर्स कितना आया? 1/4 πε0 Q1 Q2, मगर मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसकी वैल्यू तो आ गई 9 × 10⁻9। Q1 हो गया आपका 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 2 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हुआ? 2 × 10⁻⁻6। और दूसरा चार्ज ये -4 है, लेकिन आप केवल मैग्नीट्यूड लोगे प्लस का 4, मैग्नीट्यूड आता है, माइनस का साइन से कोई मतलब नहीं है। और r² 10, ये कितना था r भाई? 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अब आपके पास कितना आ गया फोर्स भाई? 9 × 8 × 10⁻9 × 10⁻12 अपॉन 10⁻2। ठीक है भाई। और ये आ गया 10⁻1, 7.2 न्यूटन। कितना फोर्स आ गया? अब क्या करा आपने? इन दोनों को टच कराया। ये तो टच करने से पहले है। व्हेन, और नेचर ऑफ फोर्स कैसी है? एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव था। व्हेन दे टचेस टू ईच अदर, बोथ गेट चार्ज। कितना चार्ज आ गया दोनों पे? Q1 + Q2/2। अब यहां पर चार्ज का साइन आएगा, वो तो कूलम्स लॉ जब हम लिखते हैं तब नहीं है। यानी कि Q1 कितना था भाई? 2, और ये -4, यानी कि कितना आ गया? -1 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज यानी कि Q1 और Q2 दोनों आपके -1 माइक्रोकूलम है। ठीक है बच्चों, दोनों। अब जब दोनों -1 हो गए तो अब अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे। अब नेचर, हाँ, तो अब नेचर ऑफ फोर्स कैसी हो गई? रिपल्सिव हो गई। अब फोर्स निकाल लोगे उसी फॉर्मूले से।
जब कूलम्स लॉ में रखोगे तब केवल मैग्नीट्यूड रखोगे, फोर्स आ जाएगा। नेचर ऑफ